नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संविधान के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं और अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होने वाला है पीईटी का और जो लेखपाल के आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं, यानी कि संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं, लेकिन इस समय जो भाग हैं वो 25 हैं। 25 भाग हैं, यानी कि कुछ भाग हटा दिए गए हैं और कुछ भाग में सब पार्ट हैं। कुछ पार्ट्स जो हैं सब पार्ट है, ठीक है। जो संविधान में अनुसूचियां मूल रूप से 8 थीं, लेकिन अब बढ़कर हो गई 12। और अनुच्छेद की बात करें, जो आर्टिकल्स की बात करें, वो 395 थे, जो बढ़कर लगभग 470 के करीब वर्तमान में हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं दोस्तों। भाग 1 में क्या दिया गया? भाग 1 में आपका दिया गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो दिया गया अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरे भाग की बात करते हैं, इसमें दिया गया है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता, ठीक है। ये दिया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तीसरे भाग में बात कर लेते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसमें क्या दिए गए? मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। और इस भाग को, जो भाग 3 है, इसको बोला जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है। दोस्तों अगले भाग की बात कर लेते हैं, तो भाग आता है 4, पार्ट 4। इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। याद रखिए, मैं इंग्लिश में कंटेंट लेके आया हूँ, लेकिन हिंदी में डिक्टेट करूँगा, जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो 36 से 51 तक दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, या प्रीवियस ईयर का जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सीधा सीधा पूछ लेता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बताइए आप, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 4A, ठीक है, यानी कि भाग 4 का, ठीक है। दोस्तों ये जोड़ा गया था आपका 1976 में, जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, और एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने सिफारिश की थी कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, जो कि हमारे सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में दिया गया है यूनियन, यानी कि संघ, यानी कि हमारे देश का क्या है? संघ, यानी कि संघ सरकार, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाग 6 में। भाग 6 में प्रावधान किए गए हैं राज्य सरकारों के बारे में, ठीक है। और ये है 152 से 237 आर्टिकल्स तक दिया गया है। जो भाग 7 है वो क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि आया था आपका 1956 में, ठीक है। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक भाग कम हो गया तो यहाँ पर एक जुड़ जाता है। अब आगे बात करते हैं भाग 8 की। तो इसमें क्या दिया गया है? यूनियन टेरिटरीज। देखिए, संघ आया, राज्य आया, अब क्या आएंगे? संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है, अभी यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 है, और राज्य कितने हैं? 28 है, ध्यान रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं, 28 राज्य हैं अभी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं भाग 9 में क्या दिया गया है। देखिए, भाग 9 में दिया गया है पंचायतें। पंचायतें संविधान की शुरुआत से ही थी, आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक थी,
लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों 1992 में। कब? 1992 में, जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, इसके बाद भाग 9A जोड़ा गया, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिकाएँ। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन में। और ये भी कब आया? 1992। लिखते जाइएगा दोस्तों, ये जरूर प्रश्न पूछता है कि कब संवैधानिक दर्जा दिया गया नगर पालिकाओं को या नगर पंचायत को। तो जो यूपीपीटी का एग्ज़ाम होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है यानी स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल भाग 9B, यानी कि 9 खा। ठीक है, का खा गा, 9 गा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये खा आएगा यहाँ पे, तो यह है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कब जोड़ा गया दोस्तों? ये सहकारी समितियां हैं, इसको जोड़ा गया आपका 2011 में। 2011 में 97th अमेंडमेंट बिल लाया गया था और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब जो सहकारी समितियों का गठन हो गया वो क्या हो गया? अनुच्छेद 19 के तहत क्या हो गया? आपका मूल अधिकार माना जाने लगा। ठीक है, अब क्या है, जो सहकारी समितियां हैं उनका अगर आप गठन करते हैं तो किसके अंतर्गत आएंगी? आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आएंगी, और जो कि दिया गया है 19 अनुच्छेद में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 10 की। 10 में क्या दिया गया? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है, उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। भाग 11 में क्या दिया गया? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होंगे, चाहे वो वित्तीय संबंध हो या प्रशासनिक संबंध हो, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। भाग 12 में क्या दिया गया? भाग 12 में दिया गया आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट, यानी कि वित्त संपत्ति वगैरह ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भाग 10 बहुत महत्वपूर्ण है, और भाग 9, 9A, 9B ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं भाग 13, यानी कि पार्ट 13 में क्या दिया गया? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की सुविधा। ये दिया गया आपका अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। अब बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, भाग 14 में क्या दिया गया? सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यानी कि राज्य और संघ के अधीन जो सेवाएं होंगी, यानी कि लोक सेवाएं होंगी, राज्य सेवाएं होंगी, उनके बारे में प्रावधान किया गया है भाग 14 में। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा 14A, यानी कि 14 का। ठीक है, इसमें क्या दिए गए? ट्राइब्यूनल्स दिए गए हैं। इनको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? न्यायाधिकरण। क्या बोलेंगे? न्यायाधिकरण। और ये कब जोड़ा गया? ये हमारा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 1976 में, तब इसको जोड़ा गया था, और उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, अब जो ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और एक और आप सुनते होंगे ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी कि NGT। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं। अगला भाग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग 15। इसमें क्या दिया गया? निर्वाचन के बारे में दिया गया है, यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी शक्तियाँ, उसका अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये आता है 324 से 329 तक, तो अनुच्छेद 324 ज़रूर याद रखिए। इसके बाद आता है भाग 16। इसमें क्या दिया गया है? इसमें स्पेशल प्रोविज़न रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद रिजर्वेशन भी होगा, जैसे SC ST को रिजर्वेशन होगा,
लोकसभा राज्यसभा में या जो भी इलेक्शन होते हैं हमारे देश में। इसके साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन मिलता था, कुछ सीटें आरक्षित हुआ करती थी लोकसभा में, ठीक है, और राज्य की विधानसभाओं में, लेकिन उसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाग 17 की, यानी कि पार्ट 17। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई थी, यानी कि राजभाषा के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब भाग 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया गया, आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जो कि 352 से 360 के बीच दिए गए हैं। 3 आपातकाल हैं, एक तो राज्य में इमरजेंसी है, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल है, तीसरा वित्तीय आपातकाल है, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। अगला भाग है आपका 19 में मिसलेनियस दिए गए हैं, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगला बढ़ते हैं, अगले क्रम में आता है हमारा भाग 20। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया गया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का संशोधन, जो कि होता है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके बारे में डिटेल में आगे भी बात करेंगे। अब आते हैं भाग 21 में। 21 में आपका क्या दिया गया है, टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में, जो कि आता है आपका भाग 21 में, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 22, यानी कि पार्ट 22। इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि संक्षिप्त नाम दिए गए हैं लोगों के, जैसे जो पदाधिकारी हैं भारतीय संविधान में, जैसे CAG है, उसको संक्षिप्त में CAG बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से हुए हमारे भाग। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेदों की, यानी कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि 3 जो भाग थे, यानी कि 9A, 9B और 14A, इसको जोड़ा गया संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। जो आपकी नगर पालिकाएँ हैं उसको कब जोड़ा गया, 74th अमेंडमेंट बिल आया था 1992 में जोड़ा गया। कॉर्पोरेट सोसाइटी कब जोड़ी गई, 2011 में जोड़ी गई। और ये 97th अमेंडमेंट बिल आया था तब जोड़ा गया। जो भाग 14 है, ट्राइब्यूनल्स कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, और इसका संविधान संशोधन था 42वां, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे हैं। अभी क्या है, टोटल 25 पार्ट हो गए, लेकिन मूल रूप से 22 पार्ट थे। तो 22 पार्ट में ही क्या किया गया है, उसके सब पार्ट बना दिए गए। इसके बाद मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, 395 थे। अभी कितने हैं, लगभग 470 के करीब अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसके बाद अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, लेकिन अभी अनुसूचियाँ 12 हैं। तो इन्हीं अनुसूचियों के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं, थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है दोस्तों, पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है, पहले शेड्यूल में दिया गया है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्यों के नाम व उनकी क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्रीय सीमाएं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं अनुच्छेद, शेड्यूल जो है आपका उसमें, ठीक है। अनुसूची, शेड्यूल को क्या बोलेंगे, अनुसूची बोलेंगे हिंदी में, अनुसूची, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया गया है, सेकेंड शेड्यूल में वेतन और भत्तों के बारे में जिक्र किया गया है। क्या किया गया, वेतन व भत्ते। अब किसके भत्ते, किसके वेतन, तो प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, आपके राज्यपाल, स्पीकर, ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा में क्या हो गए, सभापति एंड उपसभापति, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन, ठीक है। इन सभी लोगों के भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार। जो CAG है उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, या हाई कोर्ट के जज हो गए, उनके बारे में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अनुसूची 3 में क्या दिया गया। अनुसूची 3 में दिया गया है ऑथ एंड अफर्मेशन
दी गई हैं। मतलब जो भी आप ओथ लेंगे, जो भी आप राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सभी की ओथ क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग ओथ लेते हैं। तो जैसे अभी बात कर लेते हैं, कोई भी न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो किस तरह से ओथ लेगा, वो यही लेगा कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा, निष्ठा रखूँगा, संविधान का पालन करूँगा, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करूँगा। इस तरह से वो मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री की शपथ कुछ अलग होती है। जैसे मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा, निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, तो थोड़ा चेंज है। वहीं अगर देखें राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति किस तरह से शपथ लेते हैं, वो लेते हैं कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, ठीक है, संविधान और विधि का परिरक्षण करूँगा, ठीक है, और प्रतिरक्षण करूँगा, यानी कि संविधान की रक्षा करूँगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे संविधान की मूल भावना हो, संविधान के खिलाफ हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है। चौथी अनुसूची में दिया गया एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया, ठीक है। 5वें शेड्यूल में क्या दिया गया है दोस्तों, 5वें शेड्यूल में दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं, ठीक है, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। अब आते हैं छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में कुछ स्टेट हैं, उनमें जो ट्राइबल एरिया हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आता है आपका आसाम आ जाता, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं जिनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। इन स्टेट के जो ट्राइबल एरिया हैं उनके बारे में जो प्रशासनिक प्रावधान है वो इसी अनुसूची में किए गए हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक है ATMM, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 4 स्टेट हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 7वीं अनुसूची में दिया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों इस समय यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, लगभग 100 हैं, और मूल रूप से कितने थे, 97 विषय थे। जो राज्य सूची है इस समय 61 हैं, 61 है, और मूल रूप से लगभग 66 विषय थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें अभी कितने विषय दिए गए, 51 विषय हैं, और मूल रूप से 47 विषय हुआ करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शेड्यूल है। ये अनुसूची जरूर पूछी जाती है कि लिस्ट किस में दी गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं और ही महत्वपूर्ण अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया गया, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, और भारतीय संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं जो इस अनुसूची के तहत पंजीकृत हैं, यानी कि लिखा गया है इनमें, ठीक है, शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं 9th शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये 9th शेड्यूल जोड़ा गया था आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी कानून है अगर उसको इस अनुसूची में डाल दिया जाए तो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है वो किसके तहत है, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जो दी गई है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, उसके क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा जो व्यवस्था का उन्मूलन था उसको ख़त्म करने के लिए, भूमि सुधार लाने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है, यानी कि दल बदल जो विरोधी कानून है वो दिया गया है। कोई भी संसद का सदस्य
पार्टी चेंज नहीं कर सकता है इस तरह। अगर वो कोई भी पार्टी चेंज करता है, बदलता है, तो उसके दल बदल विरोधी कानून के आधार पर उसकी सदस्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिया गया है। फिर आते हैं 11वीं अनुसूची में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या प्रावधान किए गए? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, यानी कि पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। इसमें ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, उनका प्राधिकरण, ठीक है, और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बात की गई है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको जोड़ा गया था, हमने बता चुके हैं, 1992 में 73वां जो संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में दिया गया है आपकी नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया और इसको 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1992 में। तो नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा मिल गया, कब? 1992 में। तो इस तरह से ये रही हमारी 12 अनुसूचियाँ। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, संविधान के आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला आर्टिकल क्या है? पहला क्या? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, यानी कि भारत का जो संघ है उसका नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अनुच्छेद 2 है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जैसे अभी लेटेस्ट में राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और अभी जम्मू कश्मीर का भी डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, उसको भी क्या बना दिया गया? 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, ठीक है। तो ये प्रावधान दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 3 में दिया गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि नए राज्यों के नाम, ठीक है, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा आदि में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन जो होगा वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है, ये दिया गया, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 12 में क्या दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 12 में दिया गया आपके डिफिनीशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या दिया गया है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? भाई आपका फंडामेंटल राइट का हनन कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आपकी कार्यकारिणी आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, आपका लेजिस्लेचर आ जाएगा, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, आपका लोकसभा, राज्यसभा, ये चीज़ें आ जाएंगी। जो सरकार के जितने भी विधायी अंग है वो चीज़ें आ जाएंगी। आपके इवन नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला सुधार बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेट के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ तक कि कोई भी सरकारी कंपनी है, कोई भी सरकारी कंपनी, मान लीजिए ONGC है, ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये जो भी सरकारी कंपनी है वो इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 12। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। अब 13 में क्या दिया गया है दोस्तों? 13 में क्या दिया गया है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। एक तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्ति आपका आर्टिकल 13 में दी गई है और इसको मिला के पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के साथ। मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे राज्य के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूलभूत अधिकार है, अगर उनका हनन होता है तो इस अनुच्छेद के तहत वो जो लॉ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ये प्रावधान किया गया है और इसी के अंतर्गत आती है आपकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति उभर कर, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया दोस्तों? इसमें दिया गया है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समता या समानता की बात कही गई है। और ये आता है आपका समता के अधिकार के अंतर्गत। क्या है? समता का अधिकार, ठीक है,
संहिता का अधिकार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 16, उससे पहले एक 15 भी है। 15 आर्टिकल 15 मूवी आई थी, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 15 में क्या बात की गई कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और अगर भेदभाव करेगा तो उसको निषेध माना जाएगा और उसके तहत सजा हो सकती है आपको। तो कोई भी मनुष्य है उसके साथ क्या है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आता है अनुच्छेद 15। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 16 में दिया गया इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, कोई भी योजना है, यानी कि लोक नियोजन से संबंधित जितनी भी काम है उसमें क्या है, अवसरों की समानता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समता इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसी के तहत क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की। तो क्या है इसमें, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो इसमें क्या है, उपाधियों का अंत दिया गया, उपाधियाँ। अब कोई भी किसी को भारत रत्न या पद्म श्री मिलता है तो वो अपने नाम के आगे क्या है, उपाधि नहीं लगा सकता है कि भारत रत्न फलाना ढिकाना। ठीक है, या पद्म श्री, श्री। ठीक है, ये उपाधियां नहीं लगा सकता कोई, वो सम्मान है। लेकिन जो आर्मी की उपाधियां होती हैं जो आपने अर्जित किया है उसको लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर लगा सकते हैं आप अपने आगे। ठीक है, या आप कर्नल हैं, जनरल हैं, वो चीज़ें लगा सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, लेकिन भारत रत्न, पद्म श्री, जो भी आपको अवार्ड मिले हैं वो आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे पार्ट भी हैं। इसमें क्या दिया गया है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपका दिया गया है आपका वाक स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। ठीक है, यानी कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी इस अनुच्छेद में दी गई है। फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। इसमें क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आ जाता है 21A, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है आपका, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कि जो भी 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको क्या हुआ, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कौन देगा, राज्य देगा। और इसी के साथ एक कर्तव्य भी जोड़ा गया है हमारे मूल कर्तव्यों में, कि 11वां कर्तव्य, कि कोई भी पेरेंट्स है वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को क्या देंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, ये उनका मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर, कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है आपसे। बंधुआ मजदूरी पहले चलता था, बंधुआ मजदूरी, आप जबरदस्ती किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। तो बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 23। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप फैक्ट्री या माइंस में, जो कारखाने हैं उसमें नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ धार्मिक स्वतंत्रता की। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या आ जाता है, अनुच्छेद 30 आ जाता है। ये किसका है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, उनके जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण के बारे में बात की गई है। और वो क्या कर सकते हैं आपका, वो एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है,
और कानून बना सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है रेमेडी ऑफ इन्फॉर्मेशन आर फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर फेवरेट क्वेश्चन रहा है यूपी SSS का, अभी भी लेखपाल में ये पूछा गया था कि विलेज पंचायत जो हैं, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किस में दिया गया है। ये आ जाता है आपका DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जिला वो ग्राम पंचायतें हैं उनके गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 44 में, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 45 की बात कर लेते हैं। 45 में क्या दिया गया है, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि क्या दिया गया है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। ठीक है, ये प्रावधान दिया गया है DPSP में। 46 में बात कर लेते हैं। 46 में क्या दिया गया है आपका, 46 में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अदर वीकर सेक्शन है, उनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो इंटरेस्ट होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं अनुच्छेद 50 में, इसमें क्या दिया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से विभाजन। ठीक है, या न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, विभाजन। इसके बाद आर्टिकल 51 में आ जाता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दिया गया है। फिर 51A में फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 52 में क्या दिया गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 53 में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की कार्यकारी शक्तियाँ, और संघ की कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ध्यान रखिएगा। 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा। 61 में क्या दिया गया है, इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। महाभियोग किस पर, राष्ट्रपति को उसके पद से किस तरह से हटाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोसीजर। ठीक है, अब आते हैं 63 में। 63 में क्या दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 64 में। 64 में क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि पदेन सभापति। सभापति जो राज्यसभा का सभापति होगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा उसको जो वेतन दिया जाएगा वो सभापति का ही वेतन दिया जाएगा, क्योंकि वो सभापति के रूप में ही काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट की उपस्थिति में अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेगा तो उसको जो वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे वो राष्ट्रपति के ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 66 में। 66 में क्या दिया गया, इलेक्शन दिया गया है उपराष्ट्रपति का। 72 में क्या दिया गया है, 72 में दिया गया है आपका जो क्षमा की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ मामलों में क्या कर सकते हैं, जो दंड है, दंडादेश है, उसका निलंबन या परिहार कर सकते हैं या लघुकरण कर सकते हैं, ये शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 74 में क्या दिया गया है। 74 में प्रावधान किया गया है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि मंत्री परिषद होगी। ठीक है, किसके लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 76 में आ जाते हैं। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत के क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में। ठीक है, यानी कि महान्यायवादी। फिर 78 में क्या आ जाता है, 78 में। 78 में आता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, क्या होगा कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में क्या दिया गया, प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 79 आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, पार्लियामेंट का गठन, यानी संसद का गठन। संसद का गठन कैसे होगा, 80 में क्या होगा, राज्यसभा होगी, और 81 में लोकसभा होगी, और फिर क्या होगा, एक राष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा।
तो इन तीनों चीज़ों से मिलके क्या बनेगी, संसद बनेगी हमारी। तो संसद क्या है, 79 में है। फिर संसद के अंतर्गत आ जाता है आपका राज्यसभा, और 81 में क्या आ जाता है आपका लोकसभा। अब आगे बात कर लेते हैं 93 में। 93 में क्या दिया गया है आपका, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, इनके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 110। इसमें क्या दिया गया है 110 में, इसमें जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा दी गई है। अब धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, इसको डिसाइड कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यानी कि स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, सॉरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात क्या करते हैं, 112 में क्या दिया गया, 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी बजट पेश होता है उसके बारे में बात की गई है। दोस्तों बजट और मनी बिल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी बाद में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस के बारे में, यानी कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ दी गई है, आर्टिकल 123 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। अब 24 में बात कर लेते हैं। 124 में क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 143 में क्या दिया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 143 में राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि किसी भी मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देने के लिए क्या है, नहीं दे सकता है, और राष्ट्रपति सलाह लेने मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, यानी कि कानूनी सलाह। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 148 में, इसमें दिया गया CAG के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। फिर 149 में क्या दिया गया है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी पावर्स और ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बात आगे कर लेते हैं। 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक गवर्नर होगा। एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जो अनुच्छेद 154 है उसमें गवर्नर की जो, यानी कि राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात की गई है, यानी कि कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात की गई है। अब आते हैं, बात करते हैं 155 में। इसमें जो राज्यपाल होगा उसका क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा 155 में, ठीक है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद आते हैं 161 में, ठीक है, जो शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, कहाँ दी गई हैं, 72 में। वही शक्तियां 161 में राज्य के जो गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं, उनको भी वो शक्तियां दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं 163 में। 163 में क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, किसको, एडवाइस करने के लिए गवर्नर को, राज्यपाल को। और उधर केंद्र सरकार में क्या था, 74वां अनुच्छेद था, उसमें ये प्रावधान किया गया था, वो केंद्र के संबंध में हो गया, और 163 ये राज्य के संदर्भ में। फिर आते हैं अनुच्छेद 165 में। यहाँ पे क्या होगा, एक महाधिवक्ता होगा, और उधर क्या था आपका, न्यायवादी था, महान्यायवादी, ठीक है, और यहाँ पे इसको महाधिवक्ता बोलते हैं। एक वकील होगा, सरकारी वकील होगा, जो सरकार को क्या करेगा, सरकार को कानूनी मसलों पर सलाह देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 167 में क्या है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को क्या होगा, राज्यपाल को जानकारी या सूचना देने के लिए मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे राष्ट्रपति को परामर्श देने के, ठीक है, सलाह देने के। अब बात आगे कर लेते हैं। 168 में क्या दिया गया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा विधान परिषद का गठन संबंधी प्रावधान किए गए। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो 169 है वो क्या, एवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद
विधानसभा और विधान परिषद के गठन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं और उसको ख़त्म करने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अभी 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषदें हैं। कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ विधान परिषदें हैं। फिर 170 में क्या दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभाओं के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं 171 में विधान परिषदों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ये विधानसभा हो गई, ठीक है, विधानसभा, ध्यान रखिएगा। तो विधानसभाओं के गठन संबंधी प्रावधान और विधान परिषद से गठन संबंधी प्रावधान पास दिए गए, याद रख लीजिएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, इसको भी ध्यान, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं 173 में, फिर यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं 174 में क्या दिया गया है, सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि क्या दिया गया है इसमें 174 में कि राज्य के विधान मंडल के जो सत्र हैं उसका सत्रावसान, ठीक है, उसका विघटन किस प्रकार होगा, वो सारे प्रावधान दिए गए हैं। अब 178 में बात कर लेते हैं। 178 में क्या है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यानी कि विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इनके बारे में बात की गई है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं 194 में। 194 में पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल, जो महाधिवक्ता होगा भाई, उसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान इधर किया गया है। फिर अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है, एसेंट ऑफ बिल, कि गवर्नर को जो शक्ति दी गई है वो उसको स्वीकृति प्रदान करे या ना करे गवर्नर, या फिर उसको रिजर्व रख ले प्रेसिडेंट के लिए। कोई भी बिल आता है, कोई भी अधिनियम आता है, उसको क्या कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है, रोक भी सकता है, उस पर सहमति भी कर सकता है, या राष्ट्रपति के लिए उसको रिजर्व भी रख सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं 202 में। 202 में राज्य का जो बजट है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर 213 में क्या है, 213 में जो गवर्नर की शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी करने की, क्या है, अध्यादेश जारी करने की, जब विधानसभा सत्र में ना हो, ठीक है, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना हो, कोई अध्यादेश जारी करना हो, तो जो राज्य का राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उधर ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने का उधर क्या था, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, इधर क्या है, गवर्नर को शक्ति है, राज्यपाल को। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 214 में, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान है, उधर सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान था। इसके बाद 217 में क्या है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस जज, जजों के बारे में प्रावधान है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 226 में क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, 226 में क्या है, हाई कोर्ट की शक्तियाँ, यानी कि उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 239 का, ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो का लिखेंगे। इसमें दिल्ली के बारे में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, दिल्ली के बारे में कुछ विशेष उपबंधों के बारे में बात की गई है, कुछ विशेष उपबंध जो हैं दिल्ली सरकार या दिल्ली राज्य के बारे में बात की गई है। इसके बाद आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 243B, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सी में क्या दिया गया, संरचना दी गई है, पंचायत की संरचना क्या होगी, कितने सदस्य होंगे। फिर इसमें क्या दिया, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो महत्वपूर्ण ये 2 चीज़ें हैं, इनको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 43K में क्या दिया गया, इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंचायतों का चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और जो ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 249 में क्या दिया गया है, 249 में कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर, यानी कि
संसद के पास, भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय है, अगर उसे लगता है कि वो विषय राष्ट्र हित में है तो वो राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं 153 पे। 153 पे क्या है, ऐसा प्रावधान है कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर उसको प्रचलन में लाना है, ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय किसी करार को प्रभाव में लाना है तो उसके लिए क्या है, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार इससे संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 262 में। 262 में क्या दिया गया है, 262 में जो अंतर्राज्यीय जो डिस्प्यूट हैं, चाहे वो रिवर डिस्प्यूट हो, इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली डिस्प्यूट है, उसके लिए क्या दिया गया है, उसके जो विवाद संबंधी जो निर्णय हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। 63 में क्या दिया गया है, 63 में दिया गया है जो इंटर स्टेट काउंसिल हैं यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद हैं, उनके रेस्पेक्ट में क्या दिया गया है, स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। अब 65 में बात कर लेते हैं। 65 में क्या है, टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि क्या दिया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना यानी कि किसी भी कानून के बिना आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 275 में क्या दिया गया, ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट, यानी कि कुछ विशेष राज्यों को जो अनुदान है केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है उसके बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। फिर आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ये प्रश्न पूछा भी गया था, 280 में क्या दिया गया आपका, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई, यानी कि वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, वित्त आयोग होगा, ठीक है, जो डिसाइड करेगा कि राज्यों को कितना कर देना चाहिए, जो करारोपण है उसका राजस्व कितना राज्यों को देना चाहिए, कितना केंद्र के पास होना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 300 में सूट और प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, यानी कि वाद और कार्रवाइयाँ दी गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 300 का, पहले ये फंडामेंटल राइट था 31 में, अब इसको क्या दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। पहले राइट टू प्रॉपर्टी था यानी कि संपत्ति का अधिकार था, वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, आपका विधिक अधिकार बना दिया गया। कब, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 311 में। 311 में क्या दिया गया दोस्तों, जो राज्य और संघ के अधीन जो सिविल सेवाएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सिविल कैपेसिटी, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। 312 में ऑल इंडिया सर्विस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, IAS PCS इनके बारे में बात की गई है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 315 में क्या दिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 यानी कि राज्यों और संघ के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भाग में कहाँ दिया गया, भाग 15 में दिया गया है, ये चीज़ें भाग 15 में दी गई हैं। इसके बाद आते हैं 320 में क्या है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं 323 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, अभी हमने पीछे बात की थी, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बात की थी हमने, तो वो सारी चीज़ें दी गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 324 में क्या दिया गया, इलेक्शन कमीशन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की जो शक्तियां हैं, पावर है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें 324 में दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं 323 में क्या, 30 में क्या दिया गया है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के बाद क्या हुआ, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा में ये प्रावधान किए गए हैं। और पहले जो एंग्लो इंडियन थे यानी कि आंग्ल भारतीय लोग थे
उनके बारे में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब बताइए मुझे किस संविधान संशोधन के तहत जो आंग्ल भारतीय सदस्य होते थे संसद में उनको खारिज कर दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है, अब आगे नहीं बढ़ाया गया। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अब अनुच्छेद 335 में क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट, ये सारी चीज़ें 335 में दी गई हैं, यानी कि सेवाओं और जो सरकारी पदों के लिए रिजर्वेशन, ठीक है, या दावे या प्रमोशन में दावे। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ गया 352, 352, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। कोई किसी भी स्टेट में क्या होता है, जो मशीनरी है फेल हो जाती है, सरकार फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे क्या लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो वहाँ का प्रशासन है अपने प्रत्यक्ष हाथों में ले लेते हैं। इसके बाद आते हैं 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, याद रख लीजिएगा, इन तीनों को जरूर आएंगे। जो भी पॉपुलर अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो ज़रूर पूछता है। अब बात कर लेते हैं, हमारे लास्ट की स्लाइड बची है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में दिया गया है पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि वो संविधान का संशोधन कर सकती है, यानी कि संविधान का संशोधन करने की जो शक्ति है, संसद की शक्ति, और उसके लिए जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसीजर है, उसके बारे में बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 370। इसमें जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए थे, जो कि अब ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल प्रोविज़न का जो दर्जा था, विशेष राज्य का दर्जा था, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब हमारे लास्ट जो अनुच्छेद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपका, इसमें संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, नाम दिए, जैसे CAG हो गया आपका, PM हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये संक्षिप्त नाम दिए गया है, या किसी स्टेट का जो नाम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे अनुच्छेद थे, पार्ट्स भी हमने पढ़े हैं। आप आज अनुसूचियों के बारे में भी हमने जानकारी ली है। ये यहाँ से दोस्तों UP PCS या UP SSSC की जो भी परीक्षाएं होंगी या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम होगा, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। तो इसको पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।